नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। जहां एक ओर दिल्ली में अकबर और औरंगजेब ताज के लिए लड़ रहे थे, वहीं झारखंड के जंगलों में उनके खिलाफ बगावत उत्पन्न हो रही थी। मुगल काल के दौरान क्या था यह बगावत, किस प्रकार से यह बगावत पनपा, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सेशन मूल रूप से जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड एसआई, एलडीसी और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। सेशन के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के ट्रिक्स और मेनिमोनिक्स का सहारा लेकर के इसे याद रखने का प्रयास करेंगे संपूर्ण मुगल काल को झारखंड के अंतर्गत। तो सेशन को प्रारंभ करते हैं और कंटेंट की अगर हम लोग बात करें तो आज के इस सेशन में हम लोग मुगल एम्पायर से प्रारंभ करके, मुगल साम्राज्य से प्रारंभ करके हम लोग सारा चीज यहाँ पे कवर करेंगे औरंगजेब तक, और यहाँ ध्यान रखिएगा उसका लेटर मुगल पीरियड और यहाँ पर जो भी अदर डायनेस्टी थी उस कालखंड में उसको कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें झारखंड में मुगल साम्राज्य की, तो इस कालखंड में मुगल काल के दौरान बाबर से लेकर के औरंगजेब तक मूल रूप से अगर हम लोग बात करें तो तीन वंशों को हम लोग देखते हैं। पहला हमारा रक्सेल वंश पलामू का था, इसके पश्चात चेरो वंश को देखते हैं और नागवंशी वंश यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कोरहाट के सिंह वंशों को देखेंगे। अगर हम लोग बात करें मुगल काल के साहित्यिक स्रोतों में झारखंड के नाम की, तो इसे अलग अलग नामों से जाना गया है। इससे पूर्व यदि आप लोगों ने झारखंड के पहले सेशन को कवर नहीं किया है तो वहां पर जाकर के इन नामों के संदर्भ और नामों को देख सकते हैं। यहाँ पे केवल हम लोग नाम को कवर करेंगे कि खुखरा या कुकरा प्रदेश कहा गया। आईने अकबरी में इसे कोकरा या खंखरा के नाम से भी जाना जाता था, जहां पर हीरा मिलने की बात कही गई है। चेरो राजवंश की बात करेंगे तो इसी कालखंड में भागवत राय के द्वारा चेरो राजवंश की स्थापना अब पलामू में की जाती है। अब बाबर और हुमायूं की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि पानीपत का जब युद्ध समाप्त होता है और बाबर के द्वारा गद्दी हस्तगत की जाती है दिल्ली सल्तनत की, तो उस कालखंड में मुगलों का झारखंड पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। और हुमायूं की बात करें तो हुमायूं अपने जीवन में भागता और दौड़ता ही रह गया। लेनपुल ने हुमायूं के विषय में लिखा था कि उसका जीवन लुढ़कता पुढ़कता रहा और अंत में उसकी मृत्यु लुढ़कते पुढ़कते ही हो गई। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु होती है, इसलिए लेनपुल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। 1526 से लेकर के 1556 तक का जो कालखंड है ये बाबर और हुमायूं दोनों का था। इस कालखंड में मुगलों का झारखंड पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था और इसी कालखंड में चेरो राजवंश की स्थापना भागवत राय के द्वारा की जाती है और रक्सेल वंश को यहाँ से अपदस्थ करके पलामू से वो चेरो वंश की स्थापना कर देते हैं। मेनिमोनिक्स के रूप में आप लोग ध्यान रखिएगा कि बाबर झारखंड से बाहर, बाबर जो था वह झारखंड से बाहर रहा था। गले में थोड़ी परेशानी है लेकिन मुझे वीडियो को रिकॉर्ड करना है, इसलिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड यहाँ पर कर रहा हूँ। जब हुमायूं की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि बिहार का अफगान शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दो युद्धों, एक चौसा का युद्ध और दूसरा कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित करके संपूर्ण मुगल साम्राज्य पर अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके पूर्व यदि हम लोग देखते हैं तो शेरशाह सूरी ने बंगाल के साथ साथ झारखंड पर भी अपना अधिकार किया था और शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर लगभग 35 वर्षों तक शासन किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, राजमहल के क्षेत्र पर 35 वर्षों तक शासन किया गया था। 1538 की बात करेंगे तो शेरशाह ने बंगाल पर अभियान किया था। वहां के शासक इलियास शाह को पराजित करने के उपरांत तो वहां से राजमहल में तेलियागढ़ के समीप उसने गंगा नदी को क्रॉस किया और रोहतास गढ़ पहुंच गया था। ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जब वो 1539 में हुमायूं को हराता है चौसा के युद्ध में, तो वहां पर राजमहल पर इसने शासन किया और अपने सेनापति, ध्यान रखिएगा इसके दो सेनापति, एक खवास खान का और दूसरा दरिया खान का, खवास खान और दरिया खान को पलामू के शासक के विरुद्ध ये अभियान पर भेजता है और पलामू का तत्कालीन शासक था महारथ चेरो। ध्यान रखिए, महारथ चेरो के विरुद्ध खवास खान और दरिया खान को भेजने वाला शेरशाह सूरी था। और अगर हम लोग अहमद यादगार की पुस्तक तारीखे शेरशाही का उल्लेख देखें तो उसमें लिखा गया है
कि शेरशाह सूरी महारथ चेरो के पास एक सफेद हाथी था जिसका नाम था श्याम सुंदर। श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी ने यह अभियान चलाया था। अहमद यादगार की किताब है तारीख शेरशाही में, ये ध्यान रखेगा। और सफेद कलर का हाथी था ये। जब यह मस्त होता था तो इसे नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल होता था, और साथ ही साथ लिखा गया है कि यह अपने माथे पर कभी भी धूल बैठने नहीं देता था। तो ये सब कुछ प्रमुख घटनाएं हैं शेरशाह के शासनकाल की पलामू से संबंधित। साथ ही ध्यान रखिएगा दो युद्ध जो कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक चौसा का युद्ध और एक कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में बक्सर के पास ये लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था, और यही वह युद्ध था जिसमें शेरशाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। शेर खां ने शाह की उपाधि धारण की थी, और कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में अंतिम रूप से हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध आपका 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया था। बैक टू बैक ये युद्ध है, और 1545 तक शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर शासन किया था। इसके पश्चात अकबर की बात करेंगे तो अकबर जो था इसका शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक हुआ था। ध्यान रखिएगा कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था जब दीन पनाह नगर की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर के हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो बैरम खां के द्वारा कालानौर में इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब अकबर अपनी गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के उपरांत 1585 ईस्वी में पहली बार अकबर के शासनकाल में मुगलों का झारखंड के स्थानीय राजवंशों के साथ संपर्क स्थापित होता है, जब अकबर के द्वारा शहबाज खान कम्बू को झारखंड के अभियान पर भेजा जाता है। और यहाँ पर शहबाज खान कम्बू जो था वह खुखरा शासक, जो नागवंशी खुखरा के शासक थे, खुखरा उनकी राजधानी थी, नागवंशी शासक मधुकर्ण शाह या मधु सिंह को पराजित करके उसे वार्षिक राजस्व का भुगतान करने के लिए बाध्य कर देता है। इसके अतिरिक्त जब हम लोग देखते हैं कि मानसिंह का झारखंड की ओर अभियान होता है तो उसने पलामू के चेरो शासक भगवत राय या जिसे रणपत चुरहू की संज्ञा दी जाती है उसे पराजित किया था। 1592 ईस्वी में मानसिंह ने पोरहाट पर सिंह वंश का शासन था, पोरहाट पर इसने अधिकार कर लिया, और सिंह वंश का जो शासक था रंजीत सिंह वह मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो जाता है जब मानसिंह उड़ीसा के स्थानीय शासकों के विरुद्ध अभियान में गया था। यह ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि झारखंड के किस वंश के शासक ने मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था। इसके अतिरिक्त मानसिंह की बात करें तो इसने हजारीबाग एवं मानभूम को बिहार सूबा में शामिल किया, और बंगाल सूबा की जो राजधानी थी वह 1592 ईस्वी में मानसिंह के द्वारा राजमहल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वहां पर उसका नाम अकबर नगर रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, मानसिंह के द्वारा एक नगर परकोटे वाले महल का निर्माण किया गया था, उस नगर का नाम अकबर नगर रखा गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब मानसिंह का झारखंड में अभियान हुआ था तो वो मानभूम के क्षेत्र में भी गया था, और मानभूम का क्षेत्र इसलिए यहाँ पे उल्लेख कर रहा हूं मैं कि यहाँ पर दो मंदिर थे, एक परा एवं तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार जो था वह मानसिंह के द्वारा ही करवाया गया था मानभूम के क्षेत्र में। इसके पश्चात जहांगीर का शासन काल आता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मेनिमोनिक्स की, मैं भूल जाता हूँ बार बार, अगर मेनिमोनिक्स की बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि शहबाज मान और हीरा, शहबाज का कम्बू सबसे पहले 1585 में अभियान किया। 1589 ईस्वी में आपका मानसिंह आता है, और हीरा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मुगल ग्रंथ थे आपका आईने अकबरी, उसमें भी उल्लिखित किया गया था कि शंख नदी के क्षेत्र में हीरे प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखेगा। तो ये तीन चीजों को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला शासक है हमारा जहांगीर, जिसका शासन काल था 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और 1627 ईस्वी तक जहांगीर ने शासन किया था। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुके जहांगीरी में उसने लिखा है कि छोटा नागपुर के शंख नदी में सोने और हीरो की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखिएगा,
शंख नदी में सोने और हीरे की प्राप्ति का उल्लेख तुजुक-ए जहांगीरी, जो कि जहांगीर की आत्मकथा है, उसमें वर्णन प्राप्त होता है। इसीलिए 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इब्राहिम खान को खुखरा पर हमला करने का आदेश देता है और यहाँ पर आक्रमण करके नागवंशी शासक दुर्जन साल को पराजित करता है 1615 ईस्वी में आपका इब्राहिम खान, और उसे गिरफ्तार करके ग्वालियर की जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर 12 साल तक दुर्जन साल को कैद में रखा जाता है। बाद में हीरे की जानकारी या असली और नकली हीरे की पहचान के कारण जहांगीर दुर्जन साल से खुश हो जाता है और उसे शाह की उपाधि के साथ साथ उसे रिहा कर देता है। और 1627 ईस्वी का यह कालखंड था। इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं कि दुर्जन साल ने मुगलों को 6000 रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया था। यह जेपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है, यह ध्यान रखिएगा, जेपीएससी में पूछा हुआ है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि दुर्जन साल ने मुगल जहांगीर को कितना कर देने के लिए स्वीकार किया था, तो 6000 रुपए वार्षिक कर था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो जहांगीर ने चेरो वंश के शासक अनंत राय और सहवल राय के खिलाफ भी कई अभियान किए, यहां तक कि सहवल राय को गिरफ्तार करके अपनी राजधानी ले जाता है और उसे बाघ से निहत्था लड़वा देता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस मानव और पशु के संघर्ष में सहवल राय मृत हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ मेनिमोनिक्स की बात करेंगे तो जहां दुर्जन और चेरो, जहां से जहांगीर दुर्जन साल के विरुद्ध अभियान किया था नागवंशी शासक के विरुद्ध, और चेरो वंश के अनंत राय और सहवल राय के विरुद्ध जहांगीर का अभियान चला था। यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो नागवंशी शासक थे उनके लिए एक शब्द का उपयोग किया गया है तुजुक-ए जहांगीरी या अन्य मुगलकालीन ग्रंथों में, वो था आपका जमींदारे खाने अलामा। जमींदारे खाने अलामा यानी हीरा खान का मालिक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मुगल काल में नागवंशी शासकों को जमींदारे खाने अलामा कहा जाता था। इसके पश्चात शाहजहां शासक बनता है और 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इसने शासन किया था। प्रमुख घटनाओं की बात करेंगे तो दुर्जन साल जब लौट करके राजधानी आता है खुखरा, तो वो अपनी राजधानी को परिवर्तित करके खुखरा से दोईसा ले जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजधानी परिवर्तन हमेशा याद रखिएगा, झारखंड में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खुखरा से दोईसा अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लेता है और दोईसा में उसने नवरत्नगढ़ नामक एक महल का निर्माण करवाया, जिस पर कि मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि अपने महल में वह झरोखा दर्शन प्रारंभ करता है। अकबर के द्वारा झरोखा दर्शन प्रारंभ किया गया था, तो नागवंशी शासक दुर्जन साल के द्वारा भी यहाँ पर झरोखा दर्शन प्रारंभ करवाया गया था। इसके पश्चात जब 1640 ईस्वी में दुर्जन साल की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र रघुनाथ शाह शासक बनता है। और इसके पश्चात चेरो वंश की जब बात करेंगे तो प्रताप राय चेरो वंश के प्रताप राय जो था वह चेरो वंश का शासक था शाहजहां के शासनकाल में, और उसने उच्च मुगल करों का विरोध किया। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इसीलिए मुगल सूबेदार, जो बिहार का मुगल सूबेदार था शाइस्ता खान, पलामू के ऊपर अभियान करता है और प्रताप राय को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पलामू का जो पुराना किला है, जो वर्तमान लातेहार जिले में है, पुराना किला का निर्माण प्रताप राय के द्वारा ही करवाया गया था। कालांतर में 1643 ईस्वी में इतिकाद खान ने जबरदस्त खान को प्रताप राय के विरुद्ध भेजा और प्रताप राय को एक संधि करने के लिए बाध्य कर देता है। और इस संधि के अंतर्गत यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रताप राय को 1000 का मनसब प्रदान किया जाता है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रताप राय को 1000 का मनसब प्रदान किया जाता है। और 1662 से लेकर के 1674 ईस्वी तक प्रताप राय के बाद पलामू का शासन मेदिनी राय संभालता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मेनिमोनिक्स की बात करें तो दोईसा, दुर्जन और प्रताप, ये ध्यान रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल में दोईसा, दुर्जन और प्रताप, दोईसा राजधानी स्थानांतरित किया दुर्जन शाह ने, और प्रताप राय जो था उसके विरुद्ध अभियान किया गया, उसे 1000 का मनसबदार शाहजहां के शासनकाल में जबरदस्त खान या इतिकाद खान के द्वारा बनाया जाता है 1643 ईस्वी में। इसके बाद मेदिनी राय का शासनकाल आएगा। औरंगजेब की बात करेंगे तो मुगल शासक था औरंगजेब,
इसने 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन किया और इसमें नागवंशी शासक जो था वह रघुनाथ शाह था और राम शाह था। साथ ही साथ पलामू के शासक पर ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेदिनी राय। मेदिनी राय चेरो वंश के वहां पर शासक थे और इनके शासन काल को पलामू के शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। इन्हें न्यासी राजा की भी उपाधि दी गई है, ध्यान रखिए, कहीं पे लिखा हुआ होगा, हाँ, न्यासी राजा की उपाधि इन्हें दी गई है और उसके काल को चेरो शासन का स्वर्ण युग माना गया है। अब मेदिनी राय क्या करता है कि जो मुगल को कर देना था प्रताप राय के द्वारा की गई संधि के अनुसार, वह कर का भुगतान करना बंद कर देता है और औरंगजेब द्वारा उसे कहा जाता है कि तुम इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाओ, लेकिन ये इस्लाम धर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, जिसके विरुद्ध दाऊद खान को औरंगजेब भेजता है, जिसके कारण ही दाऊद खान को मेदिनी राय के विरुद्ध भेजा जाता है और 1660 ईस्वी में औरंगजेब का सेनापति दाऊद खान पलामू को जीतने के लिए अभियान करता है और यह सफल भी होता है और यहीं पर पलामू किले पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया है और इस मस्जिद का निर्माण जो है इस विजय के उपरांत दाऊद खान के द्वारा किया गया था। यहाँ ध्यान रखिएगा, दाऊद खान ने यहाँ पर पलामू किले में लगे हुए सिंह दरवाजे या नागपुरी दरवाजे को उखाड़ करके अपने औरंगाबाद के किले में स्थापित कर देता है। ये ध्यान रखिएगा, नागपुरी या सिंह दरवाजा जो था यह मेदिनी राय ने नागवंशी शासक को पराजित करके प्राप्त किया था। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि मेदिनी राय की जब मृत्यु हो जाती है तो रुद्र राय, दिक्पाल राय और साहिब राय जैसे शासकों का शासन काल रहा। इसी कालखंड में औरंगजेब के शासन काल में कोरहट के सिंह वंश का शासक महिपाल सिंह था। इसके अतिरिक्त ध्यान हमें क्या रखना है, तो केंदी राज्य जो था उस समय का केंदी राज्य आज के चतरा जिले में स्थापित किया गया था और मुगल काल में औरंगजेब के शासन काल में जो आखिरी मुगल अभियान का नेतृत्व था वह हिदायत अली जैनुद्दीन खान के द्वारा किया गया था। अब अन्य प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो उससे पहले मेनिमोनिक्स ध्यान रखिएगा, दाऊद खान, मेदिनी राय और सोना। दाऊद, मेदिनी और सोना ध्यान रखिएगा, झारखंड में सोना प्राप्त होता था। साथ ही साथ दाऊद खान ने पलामू के शासक मेदिनी राय पर अभियान किया था, यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आइए मुगल काल के दौरान अन्य प्रमुख क्षेत्रों की बात करेंगे तो हजारीबाग के प्रमुख राज्य थे आपका रामगढ़, कुंडा, केंदी, छह, खड़गदिया राज्य। ये इन राज्यों के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि दलेल सिंह रामगढ़ का शासक था। इसने 1670 ईस्वी में राजधानी को परिवर्तित करके बादम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दिया था, यह ध्यान रखिएगा। दलेल सिंह रामगढ़ वंश का शासक था और यह कारण क्या था इसका, तो मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बादम असुरक्षित हो गई थी और रामगढ़ ज्यादा सुरक्षित थी। यहीं पर कुंडा राज्य की स्थापना की जाती है, यह भी ध्यान रखिएगा। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के ही एक अधिकारी जो कि बुंदेला राजपूत थे, राम सिंह, उनके द्वारा कुंडा राज्य की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिंह भूम के पोरहट वंश की बात करेंगे तो यहाँ पर महिपाल सिंह का शासन था, हम लोग पूर्व में देख चुके हैं और इस क्षेत्र में मुगलों ने नियंत्रण बनाने का प्रयास किया, लेकिन सिंह वंश के जो शासक थे वो स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कोल्हान के किंचुग क्षेत्र में भाग जाते थे, ये ध्यान रखिएगा। किंचुग क्षेत्र आपका कोल्हान में है, अगर आप लोग को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो इसे मैं एनलार्ज करने का प्रयास करता हूं, शायद अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जी। कोल्हान के किंचुग प्रदेश में भाग जाते थे मुगलों के नियंत्रण से मुक्त रहने के लिए पोरहट वंश के शासक। इसके अतिरिक्त अगर अब हम लोग बात करें तो यहाँ ध्यान रखना है हम लोग को उत्तर मुगल काल और झारखंड, इस समय के नागवंशी शासकों की बात करेंगे तो उत्तर मुगल काल में पहला शासक था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का समकालीन शासक कौन था, तो याद रखिएगा 1715 ईस्वी में ये आपके थे रामशाह, नागवंशी शासक थे। रामशाह की मृत्यु हो जाती है और रामशाह के बाद यदुनाथ शाह शासक बनते हैं। 1724 ईस्वी तक शासन किया। यदुनाथ शाह के संबंध में ध्यान रखिएगा कि इन्होंने भी विरोध किया था, मुगलों को कर नहीं देने की बात करी थी, कर नहीं देते थे और कालांतर में जब फारूकसियार शासक बनता है 1717 ईस्वी के आसपास तो बिहार का सूबेदार सर बुलंद खान को इसके विरुद्ध अभियान पर भेजता है, लेकिन यदुनाथ शाह थे तो इन्होंने मुगल संघर्ष से बचने के लिए अपनी राजधानी जो थी
वो दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कर दी। ध्यान रखिएगा, खुखरा से दोईसा स्थानांतरित करी दुर्जन साल ने या दुर्जन शाह ने, जहां आपका जहांगीर के शासनकाल में, और दोईसा से पालकोट जो राजधानी स्थानांतरित हुआ वह यदुनाथ शाह के द्वारा किया गया। कब? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में सूबेदार सरबुलंद खान के अभियान से बचने के लिए। यहां ध्यान रखेगा, राम यदुपाल मराठा, ये ध्यान रखेगा, बड़ा बेहतरीन है। राम शाह शासक था, उसके बाद यदुपाल शाह शासक बना, यदुनाथ शाह शासक बना, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, तो पालकोट को राजधानी बनाया था, और इसके पश्चात मराठा आक्रमण झारखंड में होने लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो 1740 ईस्वी में 1740 ईस्वी में उदयनाथ शाह के छोटे बेटे श्याम सुंदर शाह शासक बने थे, ये ध्यान रखिएगा। श्याम सुंदर शाह के शासनकाल में ही झारखंड पर मराठों का आक्रमण हुआ था, जब वो लोग बंगाल पर आक्रमण करने के लिए झारखंड की भूमि का उपयोग करते थे। अब मराठा आक्रमण की जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखना है हमें कि 1742 ईस्वी में मराठा सेनापति भास्कर राव पंडित, जिसे भास्कर राव कोल्हाटकर भी कहा जाता है, उसने छत्तीसगढ़ के रास्ते होते हुए झारखंड में प्रवेश किया और बंगाल के क्षेत्रों में लूटपाट किया। ध्यान रखिएगा कि 1742 ईस्वी में बंगाल का जो शासक था, या बंगाल का जो नवाब था, वह अलीवर्दी खान था, ये ध्यान रखें। अलीवर्दी खान के शासनकाल में भास्कर राव पंडित जो था वो आक्रमण किया था बंगाल पर झारखंड के रास्ते होते हुए। अगले ही साल हम लोग देखते हैं 1743 ईस्वी में मराठा नेता रघुजी भोसले का आक्रमण होता है बंगाल पर, और वह भी कहां से गुजरे थे, तो झारखंड से होकर के गुजरे थे। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो 31 अगस्त 1743 ईस्वी को पेशवा बालाजी राव और रघुजी भोसले के मध्य एक संधि होती है। इस संधि के अनुसार झारखंड पर रघुजी भोसले के प्रभाव क्षेत्र को स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये तीनों जो फैक्ट्स हैं ये आप लोग ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। और मेनिमोनिक्स की बात करें तो बड़ा अच्छा है कि श्याम सुंदर के जमाने में मराठा झार घूमे, 42 में भास्कर ने लूटा, 43 में रघुजी ने झूमे, और आखिर में बालाजी रघुजी ने झारखंड को अपने कब्जे में कर लिया। तो इस मेनिमोनिक्स को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इसके पश्चात सिंहभूम के सिंहवंश की बात करेंगे। शासित क्षेत्र कौन सा था, तो पोरहाट संस्थापक इसके थे, मुगल काल के बाद के काशीराम सिंह यहाँ पर शासन कर रहे थे, संस्थापक नहीं सॉरी प्रमुख शासक थे। और काशीराम के पश्चात छत्रपति सिंह, अर्जुन सिंह, जगन्नाथ सिंह और विक्रम सिंह ने शासन किया। विक्रम सिंह सबसे छोटे बेटे थे, और सरायकेला साम्राज्य की स्थापना जो थी वह विक्रम सिंह के द्वारा ही की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी थी सरायकेला। आप लोग मेनिमोनिक्स देख लीजिएगा कि सबसे छोटा विक्रम सरायकेला ले ले, काशी में छत्र अर्जुन जग विक्रम खेले, सबसे छोटा विक्रम सरायकेला ले ले। इस मेनिमोनिक्स को आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा सिंहभूम का जो सिंहवंश था, तो वहां पर पुरुषोत्तम सिंह का पुत्र था अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह द्वितीय को सिंहवंश की गद्दी मिलती है पुरुषोत्तम सिंह के पश्चात, और अर्जुन सिंह द्वितीय के चाचा थे विक्रम सिंह, और अर्जुन सिंह द्वितीय का लालन पालन उन्होंने किया था। इसीलिए अपने चाचा विक्रम सिंह को अर्जुन सिंह द्वितीय ने इनके गुजारे भत्ते के रूप में सिंहभूम पीर के 12 गांव की जागीर सौंप दी थी। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि यहीं से इन्होंने विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की, अपने राज्य का विस्तार किया। और यहाँ ध्यान रखिएगा सिंहभूम पीर की जब बात करेंगे तो यह संजय नदी और खरकई नदी के मध्य में स्थित था। अब हजारीबाग के राजवंशों की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा शासित क्षेत्र था रामगढ़, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद रामगढ़ का शासक बनता है दलेल सिंह, जिसका कि 6 राज्य के शासक मगर सिंह के साथ में 36 का आंकड़ा था, ये ध्यान रखिएगा। और कालांतर में हम लोग देखते हैं कि इनका युद्ध होता है और दलेल सिंह थे 6 राज्य पर अधिकार कर लेते हैं, और कालांतर में फिर से ये लोग वापस युद्ध में उलझे रहते हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ध्यान में रखना है औरंगजेब की मृत्यु के बाद रामगढ़ का शासक कौन बना, और दलेल सिंह ने 6 राज्य की राजधानी बीघा, परगना, जगोडी और अन्य स्थानों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसका शासक था मगर सिंह।
मगर सिंह या मगर खान कहीं कहीं आप लोग को मिल जाएगा, और इसका बेटा था रणभस्त खान, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि दलेल सिंह की मृत्यु के बाद विष्णु सिंह नए शासक बनते हैं। फिर ये कथा कहानी है, आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर सारे पीडीएफ आप लोग को एक साथ में प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके पश्चात थोड़ा सा एक हम लोग टेबल के फॉर्मेट में देख लेते हैं कि 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खान जो थे वो बिहार के सूबेदार बनते हैं, और उसने जमींदार को शक्तिशाली हो रहे थे, उसके शासन काल में जमींदार काफी शक्तिशाली हो गए थे, इसलिए गया टेकारी पर उसने हमला किया था। टेकारी आपका गया में है, वहां पर हमला करके वहां के जमींदार सुंदर सिंह को पकड़ लिया और फिर उससे कर वसूली की सारा कार्रवाई वहां पे की गई थी। 1740 ईस्वी में ध्यान रखिएगा, अलीवर्दी खान ने हिदायत अली खान को भेजा और उसने विष्णु सिंह को पराजित किया और उसे टैक्स देने पर मजबूर कर देता है। 1763 में मीर जाफर जब फिर से मीर कासिम के बाद बंगाल का नवाब बनता है, तो मरकत खान को रामगढ़ के विरुद्ध अभियान पर भेजता है। 1763 में जब मरकत खान ने अभियान किया था, तो उसने बीघा और इटखोरी के किलों पर कब्जा कर लिया और 6 परगना पर अधिकार कर लिया। साथ ही साथ 1764 ईस्वी में अकबर खान ने इस क्षेत्र पर हमला किया, क्योंकि मुकुंद सिंह जो रामगढ़ शासक थे, उसने करों का भुगतान नहीं किया था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जहां अकबर और औरंगजेब दिल्ली में ताज के लिए लड़ रहे थे, वहीं झारखंड की स्थानीय राजवंश जो थे उनमें मुगलों के विरुद्ध बगावत पनप रहा था। तो आज का सेशन में यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जानकारियां मिली होंगी। यदि सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।